नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि एफसीआई को लेकर मार्केट में बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है कि इस बार वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। आप बच्चों के मैसेज मेरे पास भी बहुत सारे थे, लेकिन जब तक मैं आपका खुद इंश्योर नहीं हो जाता हूं तब तक किसी को भी ये बोलना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाँ, एफसीआई में सच में वैकेंसी आ सकती है और उसका कारण क्या है, उसका रीजन सबसे बड़ा मैं आपके साथ पेश करने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एफसीआई गवर्नमेंट, अगर हम एग्रीकल्चर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है एफसीआई। एफसीआई रेगुलर या इरेगुलर वे में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाता है, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाता है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें तो एफसीआई का काम क्या है। एफसीआई प्रेजेंट टाइम में फार्मर से फूड ग्रेन्स को परचेज करता है, उनको एक एंश्योर एमएसपी प्रोवाइड करवाता है। सेकंड थिंग, जो प्रोडक्ट आपका परचेज किया जाता है उसकी स्टोरेज, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है। थर्ड थिंग, ये प्रोडक्ट यानी कि जो फूड ग्रेन्स आपके परचेज किए जाते हैं फार्मर्स से, उनको हर एक जो आपके नीडी पीपल हैं या कह सकते हो बीपीएल या फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंडर में जितने भी लोग आते हैं उनको इस फूड को वहां तक पहुंचाने का काम एफसीआई का है। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है, इस बफर स्टॉक को मेंटेन इसलिए किया जाता है ताकि मार्केट के अंदर जब फूड ग्रेन्स या जो एसेंशियल कमोडिटीज पल्सेस वगैरह है इनका प्राइस इंक्रीज होने लगे तो इस प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, यानी कि मार्केट को रेगुलेट करने के लिए भी एफसीआई वर्क करता है। तो आप सोच सकते हो कि देश की जो डेली नीड है उसको कंट्रोल करने का काम किसके पास है? एफसीआई के पास है। और मैंने क्या बोला इससे पहले कि एफसीआई सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और अभी वैकेंसी आने के चांस क्यों है? तो इस बात को सुनना, क्योंकि 2024 के अंदर फरवरी के अंदर गवर्नमेंट ने जो ऑथोराइज्ड कैपिटल था एफसीआई का वो इंक्रीज करके 10,000 करोड़ से कितना कर दिया? 21,000 करोड़ रुपीस कर दिया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली दुगने से भी ज्यादा कर दिया गया है, जो कि वाकई में एक उनके लिए जो आपका मेजर बर्डन था, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, स्टोरेज की बात करें या एम्प्लॉयज की बात करें, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती थी कि इन चीजों को रेगुलेट करना, और उनको बार बार कर्ज लेना पड़ता था, इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, जिससे क्या होता है कि उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो जाती है कि वो आने वाले टाइम में वैकेंसीज क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो वही सबसे बड़ा, क्योंकि देखो फंड सबसे बड़ा कारण होता है। आज अगर कोई भी पर्सन किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं करता या फिर उनको निकाल देता है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वहां से उतना प्रॉफिट ना आना, और अगर प्रॉफिट नहीं आता है, वहां से उस सेक्टर में कोई प्रॉपर उनको जो है एक ये कह सकते हो आउटकम नहीं मिल रहा है, तो उस केस में डेफिनेटली उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किसी नए एम्प्लॉय को हायर करना, यानी कि फंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पर फंड की जो प्रॉब्लम है वो इस बार 2024 के फरवरी में सॉल्यूशन मिल चुका था, तो इसके कारण है कि अभी आने के चांसेस हैं। अभी आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के अंदर आपकी एडवर्टीजमेंट आई थी और 2023 में इसका पेपर लिया गया था। अब आपको बताना चाहता हूं कि एफसीआई के अंदर जो मेजर पोस्ट आपको एग्रीकल्चर बेस पर जो स्पेसिफिकली देखने को मिलती है वो AG3 टेक्निकल की पोस्ट होती है, और आपको बताना चाहूंगा कि AG3 जनरल की भी पोस्ट होती है, लेकिन इसमें कोई भी ग्रेजुएट जो आपका स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो AG3 टेक्निकल की पोस्ट है वो केवल और केवल एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर जो एलाइड सेक्टर्स पार्ट है वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर हो गया किसी भी स्ट्रीम से, और बीएससी के साथ साथ यहां पर बात करें तो बीएससी बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उनके लिए एक अच्छी बात है, और सब बच्चे यहां पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आपका आईबीपीएस जो एएफओ है उससे भी बड़ा सेक्टर है आपको यहां पर एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाने के लिए, आपको नौकरी देने के लिए। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोकस क्या किया जाए। अब देखो यहां पर किसी भी वैकेंसी के बारे में पहले पता लग जाए और हम अगर उसी के ओरिएंटेशन में तैयारी करना स्टार्ट कर दें तो हमारे लिए वो सबसे अच्छी बात होती है कि हम टाइम से पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट आज रील के जमाने में जीते हैं, वो इंस्टेंट किसी चीज पे भरोसा करते हैं। मैगी का देखो ये नूडल नहीं है जो एकदम से 2 मिनट में बन जाएगा, इसको पकने में टाइम लगेगा, इसके लिए आपको हार्डवर्क
हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। तो इसके सिलेबस को ध्यान से सुनो कि क्या है इसका सिलेबस, जिसके बिहाफ पर आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी अपने बिहाफ पर भी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका एग्जाम आपका 2 फेज में होता है, या फिर ये कह सकते हो कि आपका 2 प्री और मेंस की फॉर्म में होता है। इसका जो प्री यानी कि जो पहला फेज 1 का एग्जाम है, उसमें वो एक कॉमन एग्जाम है, जितनी भी चाहे वो जनरल की पोस्ट है, टेक्निकल की पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए ज्यादातर ये आपका फेज 1 का एग्जाम क्या होता है, कॉमन होता है। और पिछली बार ये एग्जाम जो हुआ था वो जनवरी 2024 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2023 में हुआ था, माफी चाहता हूं। और उसके बाद जो आपका सेकंड यानी कि जो मेंस का एग्जाम था, एक प्रकार से फेज 2 का एग्जाम था, वो मार्च 2023 में हुआ था। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने का टाइम आपके पास था। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जब प्री का रिजल्ट आया तो उसके बाद मेंस का जब पेपर हुआ था तो केवल आई थिंक सो 1 हफ्ते के नियर अबाउट टाइम था। तो यानी कि आपका रिजल्ट आने के बाद आपको 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं मिलता और ये वैकेंसीज 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट आपकी हो जाती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है कि आपका 3 महीने में अगर कोई वैकेंसी कंप्लीट होकर और वो आपको जॉब दे देते हैं तो आपके लिए एक अच्छी चीज होती है। तो वही चीज यहां पर भी है। आप अगर इसके लिए तैयारी करते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो आप लोग अभी ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, अभी तक आपने जो बैंकिंग के लिए पढ़ा, एएफओ के लिए पढ़ा, वही आपका यहां पर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ है। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपका जो अर्थमेटिक का पार्ट है वो भी इसमें आ जाता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो किसी गवर्नमेंट जॉब को अगर पाना है तो उसमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट जॉब नहीं, अगर आप किसी भी चीज के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक कहानी यही है कि आपको उसमें हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा। तो यहां पर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के टोटल आपके 25 यानी कि 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगेन उनके 1 मार्क्स ईच होगा और हर एक आपका जो पार्ट है उसके लिए 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर उसके बाद में 4th और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज। अब देखो जनरल स्टडीज में होता क्या है, इसमें हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमी भी आएगी, जनरल साइंस भी आएगी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि केवल ये आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके चारों सब्जेक्ट से होंगे। लेकिन आपको सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि ये केवल और केवल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जो कि आपकी कितने लेवल पर, 8वीं क्लास तक। अगर आप 8th क्लास तक आपका जो एनसीईआरटी का पार्ट है वो यहां से कवर कर लेते हो तो ये आपका पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। आजकल बहुत अच्छे कंपाइल्ड नोट्स आपके पास मिल जाते हैं जो कि इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसमें मेहनत कर सकते हो। इसमें 200-250 पेज से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अलग अलग नोट्स में घूमते हैं। और अब क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो कंटेंट आपको मिलता है, जो एसएससी वाले तैयारी कर रहे होते हैं, यूपीएससी वाले तैयारी कर रहे होते हैं, वही कंटेंट आपको दे दिया जाता है। लेकिन उससे आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं। पिछली बार भी जो बच्चे यहां से सेलेक्ट हुए थे उनको एक ही बात बोली थी कि आप लिमिटेड कंटेंट पढ़ो लेकिन उसको बार बार पढ़ो, वही आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो वही उनके लिए रीजन भी बना था। आपको याद होगा मैंने 3 दोस्तों की कहानी आपके साथ शेयर की थी, जिन लोगों ने आपका पिछले 1-1.5 साल से लगातार मेहनत की और ये इस वैकेंसी को पा गए थे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप हार्डवर्क कितना करते हो। तो वही वाली बात है कि यहां पर ये पार्ट और करंट अफेयर का पार्ट थोड़ा सा अगर रेगुलर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह के टच में रहते हो तो ये पार्ट आपका क्रैक हो जाता है। लेकिन फेज 1 में अगर आप क्लियर करते हो, यानी कि प्रीलिम्स अगर आपका क्रैक हो जाता है, तब आप लोग जाते हो किसके लिए, मेंस के लिए। और मेंस में 2 पेपर आपके होते हैं और दोनों के दोनों पेपर एक साथ में होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पर पेपर नहीं होंगे। ये आपके यहां पर एक ही टाइम में, जैसे ही पेपर आपका पहला कंप्लीट हुआ, साथ साथ में पेपर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर फेज 2 के अंदर यानी कि मेंस के अंदर 2 पेपर हैं। पेपर 1 के अंदर 120 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद पेपर 2 के अंदर आपके 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और यहां पर ये पोस्ट स्पेसिफिक यानी कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन पेपर 1 में क्या आता है, तो पेपर 1 में 90 मिनट्स होते हैं, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम होता है। और अगेन जो आपने यहां पर प्री में पढ़ा था वही पार्ट आपका आता है, बस इसमें क्या हो गया कि यहां पर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के 5-7 क्वेश्चंस अलग से पढ़ने पड़ेंगे और जनरल साइंस अप टू 10th लेवल आपको पढ़नी पड़ेगी, वो वही सेम टू सेम आपका पार्ट। यानी कि इसके अंदर भी अगेन आपको हर चीज कवर करनी पड़ेगी जो आपका, अब यानी कि कह सकते हो कि 6 से लेके अगर आप 10th क्लास तक की हिस्ट्री, इकोनॉमी, जनरल साइंस, आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री जो मैथ का पार्ट आता है 6 से लेके 10th तक, अगर ये पार्ट आप लोग कवर कर देते हो तो प्री और मेंस का दोनों पार्ट
आपका यहां पर जो पार्ट है ये कवर हो जाता है, इसमें आपको कोई हार्डवर्क अलग से नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात, ये पार्ट आपका अगर स्ट्रांग हो जाए, इसमें अगर आप लोगों की अच्छी कमांड बन जाए, तो अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसके लिए भी बाद में आपको कोई हार्डवर्क अलग से नहीं करना पड़ा। यहां पर भी ये सारा का सारा पार्ट अच्छे से कवर हो सकता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहां पर जो इसके अंदर पेपर 2 का पार्ट है मेंस के अंदर, तो पेपर 2 में टोटल 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपका 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं। आपको जब फॉर्म फिलअप करते हो तो दोनों में से कोई भी ग्रुप चूज करना पड़ता है, जैसे एग्रीकल्चर बॉटनी और जियोलॉजी, और दूसरा है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये डिपेंड करता है कि आपने 12th क्लास में क्या पढ़ा हुआ था। अब आपको पता है कि अगर आपने 12th में एग्रीकल्चर बॉटनी और जियोलॉजी पढ़ा है, और खासकर आपका बॉटनी का सब्जेक्ट तो वैसे भी एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, तो उस केस में ज्यादातर स्टूडेंट एग्रीकल्चर वाले इसको चूज करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का केमिस्ट्री और फिजिक्स भी अच्छा होता है, तो वो लोग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी कि ग्रुप बी को चूज करते हैं। तो अगर आप लोग जो भी ग्रुप को चूज करोगे, उसमें से 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, और वो तीनों सब्जेक्ट से होंगे, एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी कि या तो आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फिजिक्स से होगा, और या आपका एग्रीकल्चर बॉटनी और जियोलॉजी से होगा। तो इसमें से आप लोग जो भी चूज करोगे, उसमें से ही आपका मेंस का पार्ट यानी कि सेकंड जो पेपर है उसका पार्ट आएगा, और वहीं से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना मैक्सिमम आप लोग स्कोर करोगे, जितना आपका अच्छा पेपर होगा, उतना ही आपके चांसेस ज्यादा होंगे पेपर में सेलेक्ट होने के। अब बच्चे मेहनत तो अलग अलग लेवल पे करते हैं, इसकी तैयारी अलग से कोई स्टार्ट नहीं करता। एग्जाम जब आता है तो सोचते हैं कि 1 महीने में पढ़कर इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, जो कि अगर आपका केवल और केवल वहम होता है। और मैं अगेन बोलना चाहता हूं कि ये आपका जो पार्ट है बॉटनी जियोलॉजी का या केमिस्ट्री फिजिक्स का, केवल और केवल जो आपने जनरल साइंस वहां पर पढ़ी थी, वही साइंस का पार्ट आपको हेल्प कर देगा। एग्रीकल्चर जो आपने बीएससी में पढ़ी हुई है और बहुत जनरल एग्रीकल्चर पढ़ी हुई है, वही आपको एग्जाम में आ जाएगी। इसके लिए भी आपको अलग से कोई आपका हार्डवर्क करने की जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। अरुण कात्यान या फिर आपका जो नेमरा सुंडा की बेसिक एग्रीकल्चर वाली बुक है, एसआर कांटवा की बुक है, ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर है, इन बुक्स को अगर आप अच्छे से अटकर चले जाते हो, इनमें आपका एक एक चीज को कवर करके चले जाते हो, तो एग्रीकल्चर का पार्ट भी यहां पर मैक्सिमम कवर हो जाता है। लेकिन जो करंट अफेयर जो एग्रीकल्चर का स्कीम का पार्ट है, उसको थोड़ा सा आपको यानी कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, यानी कि अप टू डेट रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो यहां पर है, तो अगर आप उसके रिलेटेड में काम करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई रोक नहीं पाता। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन गधों की तरह अलग अलग डायरेक्शन में भागते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमें ना पता होने के कारण, देखो ये शब्द शायद गलत लगे आपको, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। वही वाली बात है ना कि जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई पर्सन है, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, और अगर उसको नई गाड़ी मान के चलो फेरारी ला दो, आप लोग ऑडी ला दो, कुछ भी ला दो, अगर उसको चलानी नहीं आती है और उसको आपने पकड़ा दी, तो वो क्या करेगा? या तो उसको चलाएगा तो तोड़ देगा, किसी न किसी के साथ एक्सीडेंट करवा देगा, या फिर वो गाड़ी खड़ी खड़ी वहीं पर क्या हो जाएगी, आपकी पंक्चर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसमें कुछ आपका चेंज नहीं आने वाला, उसका डेप्रिसिएशन ही होने वाला है। और वही वाली बात आपके साथ भी है। अगर मैंने आपको ये सिलेबस दे दिया और ये सिलेबस देने के बाद आप उसको देख रहे हो और वेट कर रहे हो कि वैकेंसी कब आएगी, तो डेफिनेटली ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। और अगर आपने इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया, इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आपके लिए है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज के टाइम पर हम केवल इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि शायद एग्जाम होगा तो हम कर निकालेंगे या फिर निकाल लेंगे, और फिर हम लोग भागते हैं वन नाइट नोट्स या मैराथन क्लास की तरफ कि जिससे एक क्लास से मेरा सारा काम हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूं यहां पर। तो आपके लिए अपने लिए काम करना पड़ेगा। अब जो एग्रीकल्चर का पार्ट है और इसके बाद बॉटनी जियोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स का पार्ट है, इसमें देखोगे बहुत ही अच्छे से आपको साफ लिखा है कि एक तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर में भी प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है, सीरियल्स और पल्सेस में आपका कौन कौन सा स्टेट फर्स्ट है, इंडिया की क्या सिचुएशन है, और किस स्टेट की कौन सी रैंकिंग है, और कितना वहां पर प्रोडक्शन होता है। सेकंड है एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यानी कि मेजर पार्ट आपका यहां पर प्लांट प्रोटेक्शन, एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ आपके जो सीरियल और पल्सेस के क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं, ज्यादा आ सकते हैं। तो यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा। बॉटनी में आपको सेल बायोलॉजी,
टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स। और अब देखो यहां पर जेनेटिक्स और प्लांट क्लासिफिकेशन, डायवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस। तो इसमें आपको कोई जेनेटिक्स ये नहीं कि बहुत डीपर लेवल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 10th लेवल की अच्छे से पढ़कर चले जाते हो तो उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट्स एंड बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये वाला पार्ट भी यहां से आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जोलॉजी, एनिमल सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी एंड वेरिएशन एंड एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। यानी कि वही आपका जो 10th 12th लेवल तक आपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा हुआ है वही आपका यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अगर आप इनको अच्छे से तैयार करके जाते हो तो इसके अंदर आपके मैक्सिमम स्कोर करने के चांसेस आपके बनते हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि सिलेबस को देखने से काम नहीं चलेगा, इसको अपने पास होने से काम नहीं चलेगा, इसकी पीडीएफ बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। उसका रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट को रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग बोल सकते हो कि हां ये एग्जाम हम लोग क्रैक कर सकते हैं और हमारी इतनी कैपेबिलिटीज है। समझ में आया? और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपका पार्ट जो ग्रुप ओ और ग्रुप बी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो ग्रुप ए के अंदर और ग्रुप बी में से आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और यहां पर उसी के बेसिस पर आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एफसीआई का पूरा सिलेबस था और वैकेंसी आ सकती है कि नहीं आ सकती है उसके बारे में ब्यौरा था, और कैसे आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और क्या आप लोग रिसोर्स फॉलो कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितना हार्डवर्क करते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आप किसी दूसरे के सहारे पर सोचकर अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर आप किसी भी कोचिंग के साथ भी जुड़ते हो तो भी आपको खुद को तो पढ़ना ही पड़ेगा, यह बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आएगी। हार्डवर्क करोगे डेफिनेटली आपका पोजीशन तक पहुंचने का काम आप लोग करोगे, लेकिन वर्क आपको करना पड़ेगा। चाहे आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाओ, चाहे आप लोग पढ़ने में चले जाओ, चाहे आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ, चाहे प्राइवेट जॉब में तरफ जाओ, आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को स्किलेबल बनाना पड़ेगा, वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू होगी, तभी आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।